ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। देखिए, आज का वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो को आप आखिर तक प्लीज़ पूरा ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैंने जब हनुमान इस फिल्म का जो टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज़ हुआ था, तो उसके बाद में मैंने देखा कुछ एक दो यूट्यूबर्स के मैंने कुछ वीडियोस देखे। उस टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो के नीचे के कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े थे। तो कई सारे लोगों ने ये कहा था कि भाई इसमें रिलीजन वगैरह को नहीं डालना चाहिए, नहीं तो सुपर हीरो फिल्म खराब हो जाएगी, एक अच्छा सिनेमैटिक यूनिवर्स हम नहीं बना पाएंगे वगैरह वगैरह। तो उस पर हम चर्चा करें उससे पहले हमें थोड़ा सा सुपर हीरो फिल्म्स के बारे में, सुपर हीरो फिल्म्स का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है ये समझने की आवश्यकता है। तब हम उस पर और अच्छे से चर्चा कर पाएंगे रिलीजन वाले विषय पर। देखिए, सुपर हीरो फिल्म्स जो होती है ना, तो वो मुख्यतः बेसिकली विजिलेंटे फिल्म्स होती है। विजिलेंटे एक्शन फिल्म्स कहिए, विजिलेंटे थ्रिलर्स कहिए, पर कुल मिलाकर एक विजिलेंटे थीम हमें उनमें देखने को मिलती है। यानी जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है, वो लोगों की रक्षा करने में असमर्थ है, और इसी कारण से एक सामान्य व्यक्ति जिसमें असामान्य ऐसी शक्तियां है, वो कानून को अपने हाथ में लेता है और लोगों की रक्षा करता है। जस्टिस की, न्याय की स्थापना करने का, वो न्याय स्थापन करने का वो प्रयास करता है। पर यहां पर भी एक बहुत मजेदार बात है। आप देखिए दोस्तों, जब तक ये सुपर हीरोज कुछ एलियंस से लड़ रहे होते हैं, या किसी क्रीचर से लड़ रहे होते हैं, किसी मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, किसी सुपरनैचुरल ऐसी चीज से लड़ रहे होते हैं, या किसी अमानवीय ऐसी शक्ति से जब तक ये सुपर हीरोज लड़ रहे होते हैं, उन्हें मार रहे होते हैं, उन्हें काट रहे होते हैं, तब तक हम उसे एंजॉय करते हैं, उसमें हमें कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता है। पर जब सुपर हीरो फिल्म्स में रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स दिखाए जाते हैं, तब बातें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है। क्योंकि देखिए, रियल वर्ल्ड को अगर दिखाना होगा तो रियल वर्ल्ड के क्रिमिनल्स हमें दिखाने होंगे, टेररिस्ट हमें दिखाने होंगे। पर टेररिस्ट कौन है और क्रिमिनल्स कौन है, इसकी परिभाषा विचारधारा के अनुसार बदलती रहती है। जैसे कि आपके हमारे तरह जो सामान्य लोग होते हैं, जो अपने देश से प्रेम करते हैं, ऐसे जो राष्ट्रवादी विचारधारा वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए तो भाई जो देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ते हैं, देश में जो आतंक फैलाते हैं, या फिर देश तोड़ने की जो बातें करते हैं, उनको हम टेररिस्ट कहते हैं, या फिर लाल आतंकी कहते हैं, अर्बन नक्सल्स कहते हैं। पर जो तथाकथित सेक्युलर्स होते हैं, तथाकथित लिबरल्स होते हैं, उनके लिए वही अर्बन नक्सल्स, वही टेररिस्ट उनके लिए हीरो होते हैं। तो जो कहानी लिखने वाला लेखक है, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसे क्रिमिनल दिखाए, किसे टेररिस्ट दिखाए। और इसी कारण से रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स दिखाने की जब बात आती है ना, तब बातें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसलिए भी आपने हाल ही में आई हुई द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर को अगर देखा होगा, तो उसमें तो खुलकर कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा को फैलाया गया है कि भाई हमें टेररिस्ट को टेररिस्ट नहीं कहना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें ऐसी उसमें कही गई है। ज़्यादा डिटेल में अभी मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगा, आप मेरा पूरा वो रिव्यू देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर जब रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स दिखाने की बात आती है ना, तो बातें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और इसी कारण से आपने देखा होगा, ज़्यादातर जो सुपर हीरो फिल्म्स होती है, उनमें रियल वर्ल्ड की अपेक्षा कुछ एलियंस, कुछ क्रीचर्स, कुछ मॉन्स्टर्स, कुछ अमानवीय ऐसी शक्तियाँ, उनसे सुपर हीरोज को लड़ते हुए ज़्यादातर दिखाया जाता है। क्योंकि उनके प्रति तो भाई किसी को सिंपैथी नहीं होती ना, उनको मारा जाए, काटा जाए, कैसे भी उनके साथ लड़ाई की जाए, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पर जैसे ही अगर किसी फिल्म में किसी सुपर हीरो को किसी टेररिस्ट को मारते हुए दिखाया जाए, किसी क्रिमिनल को मारते हुए दिखाया जाए, तो भाई तुरंत फिर ह्यूमन राइट्स की बातें निकल कर सामने आती है कि भाई उनकी भी तो ह्यूमन राइट्स है। हाँ, ये सुपर हीरो ने उसको कैसे मार दिया। तो एलियंस को जब तक मारा जाता है, काटा जाता है, उनको सर फोड़ा जाता है, तब तक सब नॉर्मल होता है। पर रियल वर्ल्ड में ये सारी बातें नहीं दिखाई जा सकती। पर कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनमें ये दिखाने का प्रयास किया गया है, ये दिखाने का साहस किया गया है। जैसे कि द डार्क नाइट ट्रायलॉजी को आप उठाकर देख लीजिए। द डार्क नाइट राइजेस में आप अगर देखेंगे तो उसमें जो विलन है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाला है। वो कहता है कि भाई हम पर अत्याचार हुए हैं, हमने ये सहा है, ये झेला है, और वो सब लोगों को कहता है कि भाई आओ सड़कों पर, आओ सड़कों पर, इस सिस्टम ने हम पर अत्याचार किया, इन अमीरों ने हम पर अत्याचार किया, लूटो उनकी संपत्ति को, आओ सड़कों पर। इस प्रकार की वो बातें करता है, जैसा कि कम्युनिस्ट बातें करते हैं। और बैटमैन को उसके विरुद्ध लड़ते हुए दिखाया गया है। इसके बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट है वी फॉर वेंडेटा, जिसमें जो वी का कैरेक्टर है उसका ये कहना है कि भाई वो सो कॉल्ड फासिस्ट गवर्नमेंट के विरुद्ध लड़ रहा है। हालांकि ये सबसे बड़ा भयानक मजाक मैंने अपने जीवन में सुना हुआ है। कम्युनिज्म ये विचारधारा ही अपने आप में एक फासिस्ट विचारधारा है, और ऐसी फासिस्ट विचारधारा को प्रमोट करने के लिए उस फिल्म में ये रीजन दिया गया है कि भाई हम फासिस्ट गवर्नमेंट के विरुद्ध लड़ रहे हैं, और उस फासिस्ट गवर्नमेंट को राष्ट्रवादी विचारधारा वाला दिखाया है। और ऐसे अपने ही देश के विरुद्ध फिर वो वीजा जो सुपर हीरो है उसमें वो अपने ही देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ देता है,
लोगों को सड़कों पर आने के लिए कहता है, अपने ही देश की संसद को बम से उड़ा देता है और इन बातों को वहाँ पर ग्लोरीफाई किया गया है। तो ये एक दूसरे से बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट फिल्म है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण अगर आपको देना तो डेथ नोट का उदाहरण देख लीजिए। इस विषय पर एक बहुत ही सटीक ऐसा उदाहरण मैं कहूँगा डेथ नोट का। वहाँ पर लाइट यागामी का जो कैरेक्टर है डेथ नोट में, वो भी देखिए सिस्टम से परेशान है, न्याय व्यवस्था से परेशान है कि भाई अपराधियों को न्याय व्यवस्था सही से सजा नहीं दे पा रही है। सब तरफ बिल्कुल एक नकारात्मक वातावरण उसे देखने को मिलता है और इसी कारण से फ्रस्ट्रेट होकर वो कानून को अपने हाथ में लेता है। जब उसे डेथ नोट वो मिलती है तो उस पर वो अपराधियों के, क्रिमिनल्स के नाम पर नाम लिखते जाता है और उनको मारते जाता है, सफाया करते जाता है। ये उसका तरीका है जस्टिस को, न्याय को स्थापन करने का। पर डेथ नोट में केवल लाइट यागामी के ही प्रति हमारे मन में सिंपैथी नहीं बनती है, उसके साथ में ही जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो सिस्टम है, प्रशासन है, उनकी भी पहलू को उतनी ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। वहाँ पर जो एल का जो कैरेक्टर है, जो एक बहुत ही बुद्धिमान, इंटेलिजेंट ऐसा डिटेक्टिव है, उस एल के प्रति भी हमारे मन में उतनी ही सिंपैथी पैदा की गई है। और अंत में एक प्रकार से सिस्टम को विजयी होते हुए दिखाया है। कानून को अपने हाथ में लेने के दुष्परिणाम भी उस डेथ नोट में बताए गए हैं। पर देखिए, डेथ नोट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट नहीं करती है। भले ही उसमें कानून को अपने हाथ में लेने वाले लाइट यागामी को ग्लोरीफाई किया गया है, पर फिर भी वो कम्युनिस्ट नहीं कहूँगा मैं उस एनिमे को, क्योंकि वहाँ पर जो लाइट यागामी है वो क्रिमिनल्स के विरुद्ध, अपराधियों के विरुद्ध सच में लड़ रहा है। वो कोई राष्ट्रवादी विचारधारा के विरुद्ध नहीं लड़ रहा, वो कोई अपने ही देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की बातें नहीं कर रहा, वो कोई अपने ही देश के विरुद्ध रेजिस्टेंस, विद्रोह ऐसी बातें नहीं कर रहा, या अनार्की, अराजकता फैलाने का वो प्रयास नहीं कर रहा। उल्टा जो अपराधी, जो टेररिस्ट, जो क्रिमिनल्स अराजकता फैलाते हैं, देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं, ऐसे टेररिस्ट को, ऐसे क्रिमिनल्स को लाइट यागामी मार रहा है। तो मैं कहीं से भी उसे कम्युनिस्ट विचारधारा वाला नहीं कहूँगा। उल्टा वो जो कर रहा है वो सही था बिल्कुल। अपराधियों को वही शिक्षा, वही सज़ा देनी चाहिए। तो डेथ नोट कहीं से भी कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित नहीं थी। इसके बिल्कुल दूसरी साइड में अपरिचित का अगर आप उदाहरण लेंगे तो वहाँ पर देखिए, अपरिचित का जो पात्र है वो सिस्टम से परेशान है। बचपन में उसकी बहन की जो मृत्यु हो जाती है सिस्टम की लापरवाही के कारण, चाहे वो बिजली विभाग हो या जो अन्य जो भी है पुलिस प्रशासन वगैरह जो भी है, उनकी लापरवाही के कारण उसकी बहन की मृत्यु हुई थी। तो सिस्टम से वो पूरी तरीके से परेशान है और इसी कारण से वो क्रिमिनल्स को, अपराधियों को शिक्षा देता है। पर इसी अपरिचित के एग्जैक्टली अपोजिट है अभी जो रशियन फिल्म आई थी मेजर ग्रोम, उसका मैंने रिव्यू किया हुआ है। उसमें भी ऐसा ही एक कैरेक्टर है जो परेशान है सिस्टम से और इसी कारण से वो फिर लोगों को मारना शुरू कर देता है। पर वहाँ पर कानून को हाथ में लेने के दुष्परिणाम बताए गए हैं, क्योंकि जब वो जो मेजर ग्रोम में वो जो विलन है, जो अपरिचित की तरह कैरेक्टर है, वो जब इस प्रकार से लोगों को मारने लगता है और लोगों को कहता है कि भाई तुम भी मास्क पहनकर मेरी तरह सड़कों पर उतर जाओ, अराजकता, अनार्की वो फैला देता है। और ये दुष्परिणाम होते हैं अनार्की के, कानून को अपने हाथ में लेने के। क्योंकि भाई अगर कोई व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ले रहा है तो वो किसे मारेगा ये कौन तय करेगा? क्योंकि उसकी दृष्टि में कौन क्रिमिनल है, कौन आतंकवादी है, ये तो हम नहीं सोच सकते ना। ये कौन तय करेगा? अगर वो तथाकथित सेक्युलर या ऐसे कुछ विचारधारा वाला होगा तो उसके अनुसार तो भाई राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोग दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो वो अगर ऐसे मास्क पहनकर लोगों को मारने लग जाए तो वो किसे मारेगा? वो तो राष्ट्रवादी विचारधारा वालों को मारेगा, क्योंकि उसके अनुसार तो भाई राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोग तो फासिस्ट होते हैं। तो उसके लिए तो वो दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो कानून को अपने हाथ में लेने के बहुत भयावह ऐसे दुष्परिणाम भी होते हैं जो मेजर ग्रोम में दिखाए गए हैं। ये बातें हमें देखने में अच्छी लगती कि भाई कानून को ऐसे कोई मास्क पहनकर कानून को अपने हाथ में ले रहा है, पर भाई ये तो व्यक्ति के अनुसार हर एक का दृष्टिकोण अलग अलग है ना। जरूरी तो नहीं कि एक व्यक्ति के लिए जो क्रिमिनल हो वो दूसरे के लिए भी क्रिमिनल ही हो। ऐसे अगर लोग मास्क पहनकर मारने लग जाएंगे तो पूरी दुनिया ही एक क्षण में ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि किसी के लिए तो राष्ट्रवादी लोग खतरा है तो किसी के लिए आतंकवादी खतरा है। और इसीलिए आवश्यकता होती है धर्म की। धर्म मतलब रिलीजन नहीं। हमारे संस्कृति में धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं होता है। धर्म को एक प्रकार से हम अगर संस्कृत में इसका अर्थ देखें तो धार्यति इति धर्म, जिसे धारण किया जाता है उसे धर्म कहा जाता है, ऐसा धर्म का अर्थ आता है। या धर्म को हम एक प्रकार से कर्तव्य भी कह सकते हैं। जैसे कि एक पिता का धर्म होता है पुत्र की रक्षा करना, पुत्र को अच्छे संस्कार देना, या फिर एक शिक्षक का धर्म होता है कि वे अपने विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा दे। एक गुरु का धर्म होता है, एक सदगुरु का, एक सच्चे गुरु का धर्म होता है कि वे अपने
शिष्य को मुक्ति का मार्ग दिखाए। तो धर्म का अर्थ हमारे संस्कृति में होता है कर्तव्य, और कर्तव्य की परिभाषा भी हमारे संस्कृति में, हमारे सनातन संस्कृति में दी गई है। अधर्म क्या है? बिना किसी कारण से हिंसा कर रहा है, या किसी साधु पुरुष की या किसी अच्छे मार्ग पर चलने वाले किसी सात्विक व्यक्ति की या किसी अच्छे व्यक्ति की, निर्दोष व्यक्ति की अगर कोई हत्या करता है तो उसे अधर्म कहा गया है। तो ऐसे अधर्म करने वाले व्यक्ति को हमें शिक्षा देनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर आवश्यकता होती है धर्म की। और हनुमान जी से प्रेरित ये जो हनुमंतु ये कैरेक्टर है, ये इसके लिए बिल्कुल मुझे परफेक्ट लगता है, क्योंकि वो धर्म के अनुसार ही चलेगा ना। हनुमान जी से वो प्रेरित है, तो सही क्या है गलत क्या है इसके प्रति उसका जो दृष्टिकोण होगा वो बिल्कुल सही ही होगा। जो गलत करेगा, जो क्रिमिनल्स होंगे, जो अपराधी होंगे, वो उनको ही गलत मानेगा, उनको ही वो शिक्षा देगा, उनको ही वो दंड देगा। और न्याय की स्थापना वही कर सकता है जो धर्म के मार्ग पर चलता हो, जो सही के मार्ग पर चलता हो। धर्म मतलब रिलीजन नहीं, यहाँ पर सबसे पहले ये बात हमें क्लियर करनी होगी। तो हनुमंतु ये जो कैरेक्टर है, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं यही कहूंगा कि भाई उसके जीवन में धर्म है या नहीं। अगर वो धर्म का पालन करता होगा वो कैरेक्टर, तभी वो सही मायने में जस्टिस की, न्याय की स्थापना कर पाएगा। पर हमारे आजकल के जो मित्र है, युवा है, वो कहते हैं कि भाई रिलीजन वगैरह को इसमें नहीं डाला जाना चाहिए। क्यों भाई? अगर वो मतलब ठीक है, आप अगर वेस्टर्न जो मतलब हमारे देश के बाहर जिस प्रकार से रिलीजन की व्याख्या की जाती है उस दृष्टि से अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल वैसे संकल्पना पर वैसी संकल्पना भारत में रिलीजन की कभी रही ही नहीं है। आप स्वयं देख लीजिए, हमारे संस्कृति में क्या कोई हमारे सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति का कोई एक धर्म ग्रंथ है जिसे हमें फॉलो करना ही करना है, या जिसका हमें पालन करना ही करना है, या जिसमें यह बताया गया हो कि भाई हिंदू बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, या किसी को कन्वर्ट आपको कैसे करना है? ऐसा कोई कन्वर्जन का ऐसा कोई कंसेप्ट, या हिंदू बनने के लिए आपको क्या करना है, ऐसा कोई कंसेप्ट आपको हमारे किसी भी शास्त्र में कहीं पर भी देखने को ही नहीं मिलेगी। ये जो 4 वेद है, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, 20 स्मृतियाँ है, संहिताएं है, वेदांग के अलग अलग जो सूत्र है, षट दर्शन के षट शास्त्र है, अलग अलग प्रकार के कई सारी गीताएं हैं, उपनिषदों की कई सारी अलग अलग जो व्याख्याएं हैं, इतने सारे जो शास्त्र है वो अलग अलग समय की जो ऋषि मुनि और संत रहे हैं उन्होंने अभ्यास करके जो उनके अनुभव थे, उन अनुभवों को उन्होंने उन शास्त्रों में लिखा है कि जीवन के परम लक्ष्यों को, सर्वोच्च लक्ष्यों को मनुष्य कैसे प्राप्त कर सकता है, एक सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन वो कैसे जी सकता है। इन अपने अनुभवों को उन्होंने इन शास्त्रों में लिखा है, और ये हमारे शास्त्र है। हमारा ऐसा कोई धर्म ग्रंथ आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, या किसी एक जगह से हमारे सनातन वैदिक संस्कृति को कंट्रोल नहीं किया जाता है, या हमारी संस्कृति में बिलीवर्स या नॉन बिलीवर्स का कंसेप्ट नहीं है। इसी कारण से हमारे हजारों वर्षों के इतिहास में हमने ना ही कभी किसी देश पर आक्रमण किया और ना ही किसी को जोर जबरदस्ती हमने कभी कन्वर्ट करने का प्रयास किया है। तो आजकल हमारी जो युवा पीढ़ी जिस बात को रिलीजन समझती है, उन्हें सबसे पहले ये बात क्लियर करनी चाहिए कि ये हमारा हजारों वर्षों का इतिहास है, ये हमारी संस्कृति है, परंपराएं हैं, जिसके कारण आज हमारा अस्तित्व है। आज जो हम अलग अलग इतने सारे वर्ष भर में त्योहार मनाते हैं, एक कितना आनंदित वातावरण हो जाता है ना। हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि हम कभी दुखी हो ही ना। वर्ष भर में 40 से ज्यादा हमारे व्रत, पर्व और उत्सव है। तो समय समय पर किसी न किसी प्रकार से हम अपने परिवारों के साथ में मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ में मिलते हैं, घर में एक उत्सव आनंद का वातावरण हम देखते हैं। कभी कुछ मिठाइयाँ बनाते हैं तो कभी हम उपवास करते हैं। जीवन में हर प्रकार से एक विविधताओं से भरी हुई हमारी संस्कृति है। ये किस कारण से है? हमारे जो हजारों वर्षों की परंपराएं हैं, इतिहास है, संस्कृति है, इसी कारण से। और इस पर हमें गर्व करने की आवश्यकता है। इस संस्कृति को तो उल्टा हमें पूरे विश्व तक पहुंचाना है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस संस्कृति को लोगों तक पहुंचाएं। आज जो पूरा विश्व इतना दुखी है, चिंतित है, डिप्रेशन, एंजाइटी, शोक, चिंता, अनिद्रा से जो पूरा विश्व आज पीड़ित है, उन तक हमें हमारी इस संस्कृति को पहुंचाना है, इस ज्ञान को हमें उन तक पहुंचाना है। तो हमें तो बड़े ही प्राउडली, बड़े ही गर्व के साथ में हमारी फिल्मों के माध्यम से हमारी संस्कृति को दिखाया जाना चाहिए। यहाँ पर आप ये मत कहिए कि भाई इसमें रिलीजन को कैसे दिखा दिया। ये तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसी फिल्म बन रही है, इसके माध्यम से हमें हमारी संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। अब दोस्तों, जाते जाते मैं हमारे युवा मित्रों से जो ये कह रहे थे ना कि भाई इस फिल्म में रिलीजन वगैरह को, धर्म वगैरह को नहीं दिखाया जाना चाहिए, ऐसे हमारे युवा मित्रों से मैं बस एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ बड़े ही प्रेम से कि जब आप लोग डेयर डेविल जैसी सुपर हीरो सीरीज देखते हैं, उसमें डेयर डेविल का जो कैरेक्टर है उसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैथोलिक बिलीफ वाला दिखाया है। बहुत ही स्ट्रांगली वो अपने कैथोलिक वैल्यूज को फॉलो करता है, बहुत प्राउडली फॉलो करता है, चर्च वगैरह में जाता है। तो वो देखकर तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती। कोई ये नहीं कहता कि भाई इसमें रिलीजन को क्यों दिखाया।
तो जब भारत में बनी हुई किसी फिल्म में हमारी भारतीय संस्कृति को जब दिखाया जाता है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा इतिहास है, ये कोई मतलब हमने किसी रिलीजन की कभी स्थापना नहीं की है, मैंने आपको पहले ही बताया, जब केवल हमारी फिल्मों में हमारे इतिहास को दिखाया जाता है तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है? बस इतना ही प्रेम से उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम।